अपराध होने लगे हावी, जब जुर्म का बढ़ने लगे इस काला साया, तब होता है अपराध का अंत और जुड़ती है जुर्म की कड़ी से कड़ी और अपराधी को लगती है हथकड़ी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हथकड़ी में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे राजस्थान के जुर्म की हर वो कहानी जिससे आपको रहना है सावधान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री शीटर डेनिस बावरिया हत्याकांड में कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 50,000 रुपए की इनामी और मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर दीपक मालसरिया को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी पुलिस से बचने के लिए मंदिरों के बाहर भिखारी का भेष बनाकर फरारी काट रहा था। और आखिर कैसे पुलिस उस शख्स तक पहुंची, क्या यह पूरा मामला है और इस शातिर अपराधी को आखिर कैसे गिरफ्तार किया गया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। झुंझुनू में हिस्ट्री शीटर डेनिस बावरिया हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी दीपक मालसरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीपक को जयपुर में एक मंदिर के बाहर से भीख मांगते हुए गिरफ्तार किया गया। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि फरारी के दौरान बदमाश दीपक मालसरिया के पास पैसे खत्म हो गए थे। पुलिस से बचने के लिए उसने सिर के आधे बाल मुंडवाए, फटे पुराने कपड़े पहने और जयपुर, दिल्ली और ऋषिकेश के मंदिरों के बाहर भीख मांगकर गुजारा करता रहा। आरोपी खोले के हनुमान जी मंदिर जयपुर के सामने भिखारी बनकर रह रहा था। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने 2 दिनों तक रेकी की। भिखारियों से पूछताछ और पहचान सुनिश्चित करने के बाद दीपक मालसरिया गिरफ्तार कर लिया गया। फरारी काटने के लिए वो 6 महीने दिल्ली में भी रहा था। इस प्रकरण में 14वां जो मुलजिम है वो हमने दस्तयाब किया है। इससे पूर्व 13 जो बड़े अपराधी थे वो हमने सब गिरफ्तार कर लिए हैं। इस जो अपराधी जो दीपक मालसरिया है, ये पुलिस थाना सदर का एचएस है, जिसके खिलाफ पूर्व में ही 8-9 प्रकरण दर्ज है विभिन्न इस तरह की धाराओं में। और इसके पीछे काफी दिनों से जो है एसएचओ कोतवाली के नेतृत्व में टीम लगातार दबीसे दे रही थी। मुखबिर से सूचना मिली थी कि इस तरह का एक व्यक्ति जो है वहाँ जयपुर में खोले के हनुमान जी के बाहर कहीं भीख मांगता हुआ जो है अपना हुलिया जो है भिखारी का बना करके और भीख मांगता हुआ देखा गया है, जिस पर कि टीम को यहाँ से भेजा गया। 2 दिन इन्होंने वहीं रह करके रेकी करी, जिस पर कि वो मुलजिम वहाँ पे दस्तयाब हुआ, जिसको गिरफ्तार करके लेके आए हैं। आपको बता दें कि 19 अक्टूबर 2025 की शाम हिस्ट्री शीटर डेनिस उर्फ नरेश कुमार अपने साथियों के साथ चुडेला गांव जा रहा था। चूरू बाईपास ठेके के पास आरोपियों ने गाड़ियों से घेरकर स्कॉर्पियो को टक्कर मारी। इसके बाद डेनिस को जबरन गाड़ी से उतारकर बेरहमी से पीटा गया। आरोपी डेनिस का अपहरण कर उसे रसोड़ा गांव के जोहड़ में ले गए। जानलेवा हमला किया और उसे मरा समझकर छोड़ दिया। साथ ही उसकी सोने की चेन, चांदी की अंगूठी, 3 लाख रुपए और पटाखों से भरी गाड़ी लूट ली। गंभीर घायल डेनिस को उपचार के लिए पहले खेतान अस्पताल, बाद में एसएमएस अस्पताल जयपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर पुलिस थाना कोतवाली में बीएनएस की अलग अलग धाराओं में गंभीर मामला दर्ज किया गया था। मुख्य आरोपी दीपक मालसरिया पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। अभी भी इस प्रकरण में 2 मुख्य जो नामजद आरोपी है, जिसमें कि मदिया जो है वो 50,000 का इनामी है और सुरेंद्र जो 10,000 का इनामी है, ये अभी भी वांछित है। इसके अलावा शेष अन्य जो है, जिनमें कि आगे से अगर मान लो कोई ऐसी अनुसंधान से हमारे आते हैं तो उन मुलजमानों की भी शीघ्र जो है गिरफ्तारी की जाएगी। हमारी टीम लगातार एसपी साहब के निर्देशन में जो है दबीसे दे रही है और नए जो भी सूचनाएं हैं उनका कलेक्शन करके और इस तरह का अपराधियों के पीछे लगातार कार्रवाई कर रही है। तो नई बीएनएस में धारा आई है 111, उसमें इनमें जो भी किसी भी तरह का अगर किसी अपराधी को सहयोग करता है या उसकी गैंग का सदस्य होता है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में कोई भी इनका सहयोग नहीं कर रहा था, तो इन्होंने ज्यादातर वक्त जो है, हमें अभी तक पूछताछ में यही आया कि इन्होंने भीख मांग के और जो है इसी तरह से मंदिरों में और धार्मिक स्थलों के आगे जो है भीख मांग करके और अपना पैसा इकट्ठा कर रहे थे और उससे गुजारा कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी लगातार ठिकाने बदलता रहा, लेकिन आर्थिक तंगी और सख्त कानून के डर से कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। इसी मजबूरी में उसने भिखारी का रूप धारण किया, लेकिन पुलिस की सतर्कता से आखिरकार गिरफ्त में आ गया। फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और दूसरे फरार आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि अब तक इस मामले में 1 दर्जन से ज्यादा बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं मुख्य आरोपी मनदीप उर्फ मदिया अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। उस पर भी 50,000 रुपए का इनाम घोषित है।
दीपावली के एक दिन पहले जहां डेनिस बावरिया अपनी पटाखों की एक दुकान संचालित कर रहा था, वहां से पैसे लेकर अपने गांव जा रहा था, जहां पर चूरू बाईपास पर दीपक मालसरिया और जो मदिया था उन्होंने उनकी गाड़ी के टक्कर मार के वहां से उसको अपहरण कर लेते हैं। वह इसके पश्चात नज़दीकी गांव रसोड़ा में ले जाकर उसे पटक दिया जाता है। डेनिस बावरिया था, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद ये लोग फरार थे। इस केस में अभी मदिया है, जिस पर भी पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम रखा हुआ है। वह इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा अभी तक 14 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जिसमें कि 50,000 के प्रमुख जो इनामी था दीपक मालसरिया, उसको हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। एनडीटीवी के लिए झुंझुनू से रविंदर चौधरी। क्रिप्टो और फॉरेक्स निवेश के नाम पर एक्सपीओ नाम की कंपनी पर बड़े आरोप लगा रहे हैं और इस मामले में भरतपुर पुलिस ने कंपनी के टॉप 5 लीडर्स पर इनाम घोषित करते हुए उन्हें वांटेड बताया। इनमें से 5 आरोपी झुंझुनू के होने के कारण झुंझुनू पुलिस ने भी विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दिया। मामले में लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही है। कंपनी के खिलाफ पुलिस को भी एक परिवाद मिला है, जिसकी जांच हो रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 3500 करोड़ की ठगी का मामला। 20 राज्यों में कंपनी ने की लूट। मामले पर ईडी का सुओ मोटो। आरोपियों की हो रही है तलाश। क्रिप्टो और फॉरेक्स में निवेश के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पिछले महीने भरतपुर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा किया था, जिसमें XPO.UR नामक फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए लाखों लोगों से हजारों करोड़ रुपए की ठगी की गई। ये नेटवर्क ऊंचे रिटर्न और रेफरल बोनस के लालच पर काम करता था, जिसके मास्टरमाइंड विदेश, खासतौर पर दुबई से ऑपरेट कर रहे थे, जबकि भारत में इसका संचालन जयपुर से किया जा रहा था। भरतपुर पुलिस की जांच में सामने आया है कि सभी मुख्य आरोपियों की लोकेशन दुबई में थी। कंपनी भारत में किसी भी प्राधिकरण से पंजीकृत नहीं थी। वेबसाइट खुद को 2016 से रूस में संचालित बताती थी, जबकि इसका संचालन 2022 से जयपुर से शुरू हुआ। इसके जरिए देश भर में करीब 3100 से 3500 करोड़ रुपए की ठगी की गई। इसका नेटवर्क 20 से ज्यादा राज्यों में फैला था, जिनमें सबसे ज्यादा निवेश राजस्थान में हुआ। यहाँ 2.7 लाख लोगों ने पैसा लगाया, जबकि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 48.53 हजार निवेशक जुड़े हैं। इनमें पुलिसकर्मी, एडवोकेट और सरकारी कर्मचारी सबसे ज्यादा शामिल हैं। कुल मिलाकर 3.2 लाख से ज्यादा लोगों ने लगभग 7100 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इसमें से 3100 करोड़ रुपए का ऑनलाइन निवेश किया गया है, जबकि 4000 करोड़ रुपए इंटरनल डिपॉजिट होने का अनुमान है। इंटरनल डिपॉजिट की अभी जांच चल रही है। झुंझुनू जिले को जो भरतपुर एसपी साहब ने इनाम घोषणा किया हुआ था, उस पर हमारी टीम लगा रखी है। हमारी जो स्पेशल की टीम है उन पर लगी हुई है। कुछ आरोपी यहाँ के प्रमाणित किए हुए हैं, उनके खिलाफ हम लगे हुए हैं। हम भी, हमारे पास भी कोई सूचना आती है तो हम शीघ्र उनको पकड़कर भरतपुर पुलिस को सुपुर्द करेंगे। इस मामले में पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच अधिकारी पंकज यादव ने बताया कि XPO.UR से जुड़े फर्जी निवेश मामले में लोगों के फंसे रुपए लौटाने की कार्रवाई तभी हो सकती है जब मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो। प्लेटफॉर्म की सबसे पहली आईडी जयपुर निवासी रजत शर्मा के नाम से बनाई गई थी और निवेशकों के पैसे सीधे उसके बैंक खाते में जाते थे। अधिकारियों के मुताबिक 5 मुख्य आरोपी दुबई में हैं और जैसे ही वो भारत लौटेंगे उसी समय उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मुख्य आरोपियों में रजत शर्मा, विजय मौर्य, सुरेंद्र मौर्य, ईश्वर वर्मा और सुरेंद्र सैनी शामिल हैं। इन्होंने देश भर में सेमिनार की, जिसमें एजेंट ऊंचे मुनाफे और जल्दी रिटर्न का वादा कर निवेशकों को आकर्षित करते थे। शुरुआत में वो कैश और ऑनलाइन दोनों माध्यम से निवेश कराते। कुछ ही दिनों में 1-2% तक का रिटर्न देकर भरोसा जीतते, जिसके बाद निवेशक बड़े अमाउंट में पैसा लगाने लगे। अभी क्योंकि आपको बताना चाहूँगा, तफ्तीश का जो पूरा कार्य है वो भरतपुर में चल रहा है, तो हमारे पास केवल और केवल मुलजिम पकड़ने की जो जिम्मेदारी है और हमारा कर्तव्य है, हम मुलजिम पे लगे हुए। एक बार मुलजिम पकड़ में आ जाए तो अन्य डिटेल आपको साझा की जाएगी। मेरे पास अभी एक केवल परिवाद आया था जिन्होंने बताया था, मैंने भी XPO पे निवेश किया हुआ, उसके बारे में भरतपुर पुलिस को बता दिया गया है, उस पर वो अनुसंधान कर रहे हैं। उसके अलावा अभी झुंझुनू पुलिस के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि XPO में यहाँ पर लिखित शिकायत। इस मामले में ईडी ने सुओ मोटो संज्ञान लिया है। भरतपुर पुलिस ने ईडी को पूरे मामले की जानकारी दी है। साथ ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव विभाग को भी रिपोर्ट भेजी गई है, ताकि इस मामले की जांच CBI जैसी बड़ी एजेंसी से कराई जा सके। आरोपियों के खातों को फ्रीज करने के लिए पुलिस ने स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को पत्र लिखा है।
अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई से निवेशकों के हितों की रक्षा करने और आरोपियों की वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। अपराध से अर्जित की गई संपत्ति का ब्यौरा भी तैयार किया जा रहा है। मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों को भरतपुर पुलिस की तरफ से सभी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल भी पाता है या नहीं, और इन आरोपियों को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। यह जो पूरी वेबसाइट थी ये दुबई से ऑपरेट की जा रही थी, जबकि भारत में इसका संचालन जयपुर से किया जा रहा था। भरतपुर पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि इसके मुख्य आरोपियों की जो लोकेशन है वह दुबई आ रही है। इस कंपनी के द्वारा मुख्यतः जो वकील, डॉक्टर, अन्य लोगों से इसमें निवेश करवाया जाता था। इसमें मुख्य आरोपियों में जयपुर के रजत शर्मा, झुंझुनू के बख्तारपुरा निवासी विजय मौर्य, सुरेंद्र मौर्य, झुंझुनू शहर निवासी ईश्वर वर्मा व बांसडी गुढ़ा निवासी सुरेंद्र सैनी है। इनके नाम प्रमुखता से सामने आए हैं। यह तो देखने वाली बात है कि पुलिस किस तरीके से इन लोगों पर कार्रवाई कर पाती है। एनडीटीवी के लिए झुंझुनू से रविंदर चौधरी। राजधानी जयपुर की जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 शातिर साइबर ठग और 1 खाता धारक को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने राजस्थान सहित देश के अलग अलग राज्यों में साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है और ये अपराधी कैसे पुलिस की गिरफ्त में आए, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा, साइबर ठगों पर पुलिस का शिकंजा, 2 शातिर साइबर ठग गिरफ्तार, 5 करोड़ के घोटाले का भंडाफोड़। साइबर ठगी का जाल देश के साथ साथ प्रदेश में भी तेजी से फैलता जा रहा है। देश में इन दिनों साइबर ठगी के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। नया टॉरेंट क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन USDT तेजी से बढ़ रहा है और साइबर ठगी के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर युवा मोबाइल फोन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं और इसी का ये साइबर ठग फायदा उठा रहे हैं। युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए मोटे मुनाफे का लालच देकर साइबर ठगी की जा रही है। जवाहर सर्किल पुलिस ने आरोपी अनिल और अनुराग को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी राजस्थान के सीकर के रहने वाले हैं। आरोपी युवाओं को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का झांसा देकर साइबर ठगी कर रहे थे। पुलिस ने 5 करोड़ क्रिप्टो करेंसी लेन देन का भंडाफोड़ किया है। किराए पर खाता देने वाले एक खाता धारक को भी गिरफ्तार किया गया है। शुभम को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया और कहा कि वो युवाओं को, खासतौर पे बेरोजगार युवाओं को USDT और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर साइबर ठगी करते हैं। उन्हें लालच देते हैं कि वो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करें और उनको पैसा डबल मिल जाएगा। इस तरह से ये दोनों साइबर ठग न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में दर्जनों इन्होंने साइबर ठगी की है। जिस बैंक खाते का ये इस्तेमाल करते हैं उस पर 1930 साइबर हेल्पलाइन पर लगभग 19 प्रकरण भी दर्ज है। इसके साथ ही इनकी निशानदेही पर यूपी से एक शुभम को भी पकड़ा है जो कि इनको खाता उपलब्ध करवा देता। यानी कि ये जो साइबर ठग है वो USDT और क्रिप्टो के जो पैसे साइबर ठगी के होते थे उसको व्हाइट में भी कन्वर्ट कर लेते थे। शुभम के खाते में पैसे डलवाते थे, शुभम को कहते थे कि उसको इसके बदले में लाखों रुपए जो इंसेंटिव है वो मिलेगा, कमीशन मिलेगा। फिर शुभम को जयपुर बुलाते थे और बैंक के माध्यम से शुभम पैसे निकालता था नगद और उनको दे देता था। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि संदिग्ध हालत में दोनों आरोपी शहर में ही घूम रहे हैं, जिसके बाद स्पेशल टीम ने दबिश देकर दोनों को पकड़ा। दोनों के बैग से कई चेकबुक, पासबुक, मोबाइल और सिम कार्ड मिले। आरोपियों ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल किया। इन्होंने कई राज्यों में साइबर ठगी की है। आरोपियों की निशानदेही पर यूपी से खाता धारक शुभम को भी पकड़ा गया। शुभम ने पूछताछ में बताया कि उसे खाते के लिए लाखों रुपए कमीशन मिलते थे। दोनों साइबर ठग उसे जयपुर बुलाते थे, जिसके बाद चेक से बैंक से नगद पैसे निकलवाते थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में साइबर ठगी के मुकदमे दर्ज हैं। जिस बैंक से साइबर ठगी की जा रही थी उसके खिलाफ भी 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पर लगभग 19 प्रकरण दर्ज हैं। बहरहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आरोपियों ने बताया कि उनका सॉफ्ट टारगेट बेरोजगार युवा रहते हैं। वो आसानी से उनके जाल में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें कम समय में करोड़पति बनना होता है। हम भी हमारे दर्शकों से अपील करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के झांसे में न आए और खुद को साइबर ठगी का शिकार होने से बचाएं।
देश में युवाओं को, खासतौर पे बेरोजगार युवाओं को लगातार ठगी का काम चल रहा था। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से ये सभी उन युवाओं को अप्रोच करते हैं, क्योंकि युवा एक अपना अधिकतर जो टाइम है वो मोबाइल पर देता है, तो वहीं पर ये उनसे संपर्क करते हैं और क्रिप्टो और यूएसडीटी के नाम पर उनसे साइबर ठगी कर रहे थे। बहरहाल अब इन तीनों से पूछताछ की जा रही है, कौन कौन से लोग इनके गिरोह में शामिल है और वो देश में कहाँ कहाँ छिपे बैठे। इस सभी एंगल पर जवाहर सेठी थाना पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। सहयोगी सुशील के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। और वहीं सीमावर्ती इलाकों में धर्म परिवर्तन का जाल दिन पर दिन फैलता जा रहा है। खासकर ईसाई मिशनरियों की नजर गरीब और पिछड़े परिवारों पर है, जिन्हें पैसे का लालच देकर बरकलाया जा रहा है। और तो और अब इसमें विदेशी लोगों की भी एंट्री हो चुकी है, और वो कैसे इसमें शामिल हो रहे हैं आगे आपको दिखाते हैं। धर्मांतरण का बिछाया जाल, विदेशी दंपति का पर्दाफाश, लालच के जाल में मासूमों को फंसाया, केरल कर्नाटक कनेक्शन सामने आया। सीमा का संवेदनशील इलाका और धर्मांतरण के काले खेल का खुलासा। जी हाँ, श्री गंगानगर से एक बार फिर धर्मांतरण की कोशिश कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पुलिस प्रशासन समेत सभी की नींद उड़ा दी है। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें विदेशी कनेक्शन खुलकर सामने आ रहा है। यहाँ एक जर्मन दंपति पर मिशनरी के जरिए धर्मांतरण की कोशिश करने का आरोप लगा है। दरअसल श्री करणपुर कस्बे में किराए के मकान में कथित तौर पर लोगों को पैसों का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने के आरोप लगे हैं। मामले में पुलिस ने जर्मनी के एक दंपति सहित कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया है। ये सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ बाहर के लोग इकट्ठा होकर धार्मिक सभा इस तरह की कर रहे हैं कि जिसमें लोगों को धर्म परिवर्तन के बारे में प्रयास की सूचना मिली, जिस पर पुलिस टीम गई थी और वहाँ से कार्रवाई की। श्री शरद गुंबर जी ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर मुकदमा में दर्ज हो गया है। विभिन्न धाराओं में जो नया एक्ट बना है उसके तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। बॉर्डर के पास इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधि होना ये एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है सभी के लिए, सभी सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सभी तरह के लोगों के लिए। हमें और अच्छा सजगता से और विभिन्न एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे निगरानी और कार्रवाई की जरूरत है। दरअसल 18 दिसंबर 2025 को श्री करणपुर रेलवे स्टेशन के पास एक भवन में प्रार्थना सभा के नाम पर संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी। स्थानीय लोगों को जब यहां असामान्य हलचल दिखी तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, जहां यूपी नंबर की गाड़ी में सवार 2 विदेशी नागरिक मौजूद थे। इसके अलावा केरल नंबर की गाड़ी और राजस्थान नंबर की गाड़ी से भी कई लोग वहां पहुंचे थे। ये समाचार मिला शाम को 6 बजे के करीब कुछ विदेशी लोग यहाँ पर धर्म परिवर्तन के कार्य हेतु आए हुए हैं। तो हम सब ने पुलिस से, प्रशासन से भी संपर्क किया। तो जब हम वहाँ पूरी पहरेदारी कर रहे थे, पूरी निगरानी कर रहे थे रास्तों की भी, यहाँ विदेशी आ तो नहीं रहा। लगभग 7:30 बजे एक अंग्रेज बाहर निकला, तो हमने तुरंत उसको राउंड अप किया और हाथों पुलिस को सूचना दी, तो तुरंत पुलिस पहुँच गई। तो उनसे जब उनके कागजात के बारे में जानकारी ली गई तो उनके पास बॉर्डर क्षेत्र के भ्रमण का जो विशेष एक परमिशन मिलती है वो परमिशन नहीं थी। तो ये कहने लगे कि हमें इसकी जानकारी नहीं, परमिशन लेनी होती है। ये सब तो फ्रॉड था। उनका मुख्य कार्य था धन परिवर्तन करवाना। इस विदेशी दंपति के काम करने का तरीका बेहद ही खुफिया था और ये प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम करते थे। अगर इसके काम करने के तरीके पर गौर करें तो प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों को इकट्ठा करते, हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते, गरीब लोगों को पैसों का लालच देते थे और फिर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जाता। वहीं सीमावर्ती इलाकों में इस संवेदनशील मामले को लेकर पूर्व मंत्री और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने संवेदनशील मुद्दा बताया और कहा कि ऐसे एलिमेंट्स पर कार्रवाई करना जरूरी है। स्थिति ज्यादा नहीं है, लेकिन उनके जो लोग हैं, जो धर्म परिवर्तन कराने वाले हैं, वो बाहर से पैसा लेके आते हैं और गरीब लोगों की गरीबी का फायदा उठा के उनकी जरूरतें हैं ना, उनके आगे उनको पैसा देके और उनको समझ बाग दिखलाते हैं कि आपको देखिए हमारा गॉड के माध्यम से आपको खुशी प्राप्त होगी, वो होगी। तो वो बेचारा गरीब बह जाता है।
लेकिन उसके अंदर धर्मांतरण के खिलाफ बहुत सी संस्थाएं लगी हुई हैं और काफ़ी कंट्रोल हुआ है और ज़्यादा हम इस पे कंट्रोल करेंगे। सख्त कानून भी बन गया है। खैर, नेताजी की बात सही है, क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र में जहां बिना अनुमति के विदेशी नागरिकों का प्रवेश प्रतिबंधित है, वहां जर्मन नागरिकों को क्षेत्र में बुलाया जाता है और वो प्रार्थना सभा भी आयोजित करते हैं और सुरक्षा एजेंसियों को भनक तक नहीं लगती। अब जब पूरा मामला संज्ञान में आया है, तो इस बात की जांच की जा रही है कि विदेशी नागरिक सीमा क्षेत्र तक कैसे पहुंचे और उन्हें किन लोगों ने सहयोग दिया, क्योंकि बात सिर्फ करणपुर तक नहीं, बल्कि जहां जहां ये दंपति गए वहां वहां तक इनका जाल फैला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय लूट गिरोह का पर्दाफाश किया। इस गिरोह में एक महिला भी शामिल है और यहां आपको यह भी बता दें कि इन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन बदमाशों ने पुलिस के 2 जवानों को ही लूटने की कोशिश की और हवाई फायरिंग भी की। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से आरोपी ज्यादा दूर नहीं भाग सके और वो पकड़े जाते हैं। क्या ये पूरा मामला है और कैसे आरोपियों तक टीम पहुंचती है, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लूट गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस के साथ ही लूट की कोशिश, गिरोह में एक महिला भी शामिल। सादुल शहर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब साधारण वर्दी में अपनी निजी कार से जा रहे पुलिस थाना के 2 जवानों को हनुमानगढ़ रोड पर एक संदिग्ध कार ने रोक लिया। कार से एक महिला ने मदद मांगी और फिर दूसरे बदमाशों ने लूट की कोशिश की, साथ ही खुद को बचाने के लिए हवाई फायर भी किया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने तुरंत अलर्ट जारी कर उनका पीछा शुरू किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए ताकि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा सके। डीवाईएसपी भूपेंद्र सोनी ने बताया कि इस गिरोह के सदस्यों ने पहले भी 2 बैंकों के अंदर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है और कई गाड़ियों को भी लूटा है। फिलहाल पुलिस ने सभी को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह से और भी कई वारदातें खुलने की संभावना है। पुलिस ने नाकाबंदी कर अंतर्राज्यीय लूट गिरोह को दबोच लिया है। डीवाईएसपी भूपेंद्र सोनी के मुताबिक इस गिरोह में एक महिला भी शामिल है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि ये गिरोह पहले भी 2 बैंक डकैतियों और कई वाहनों की लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है। फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए श्रीगंगानगर से कुलदीप गोयल की रिपोर्ट। और बाड़मेर से खबर है, जहां 9 साल पुरानी हत्याकांड में सजा का ऐलान हुआ। दोषी शिक्षक राणा राम को आजीवन कारावास हुई है और कोर्ट ने 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। वहीं 21 अक्टूबर 2016 को ये वारदात हुई थी और आरोपी ने मां, पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर दी। बेटियों की हत्या की गई थी और हत्या के बाद खुद थाने में पहुंच करके अपनी गिरफ्तारी दी थी। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में 9 साल पुरानी सनसनीखेज पारिवारिक हत्याकांड में जिला सत्र न्यायाधीश अजिताभ आचार्य ने आरोपी शिक्षक राणा राम को आजीवन कारावास की कड़ी सजा सुनाई। आज सरकार बनाम राणा राम के अंतर्गत धारा 302 बादशा में मुलजिम को दोषी करा दिया गया और बाद सजा के बिंदु पर चुना गया। तो राणा राम को आजीवन कारावास एवं 1 लाख रुपये आर्थिक दंड से दंडित किया गया और 1 लाख रुपये अदा नहीं करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास का सजा सुनी गई श्रीमान जिला सेशन न्यायाधीश अजिताभ आचार्य द्वारा। बाड़मेर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज एक 9 साल पुराने मामले में एक फैसला सुनाया जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस आरोपी द्वारा बहुत ही निर्मम तरीके से अपने परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें उसकी एक बुजुर्ग माँ, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे। उन सभी की निर्मम हत्या के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचता है और जाके सरेंडर करता है और कहता है कि मैंने इस तरीके की घटना करी। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच करी, कोर्ट ने इस मामले की पैरवी हुई और पैरवी लगभग 9 साल का लंबा समय चला, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज अजिताभ आचार्य ने आज एक फैसला सुनाया जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी सुनाया। इस पूरे मामले की पैरवी लगभग 9 साल तक चली, जिरह हुई, कई गवाह हुए, कई बयान हुए, लेकिन आज फैसले की दिन था और फैसले घड़ी थी। आज कोर्ट द्वारा ये फैसला सुनाया गया जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड से जुर्माना बताएगा और आरोपी को आजीवन कारावास अपना जो आगे का जीवन है वो इस कारावास के तौर पे जेल में ही बिताना पड़ेगा। कैमरा सहयोगी भैराराम के साथ भूपेश आचार्य, एनडीटीवी बाड़मेर।